नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। मैं मंगला शर्मा रिट पेडागोजी स्पेशल एमसीक्यू बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गणित शिक्षण विधियों की। जैसा कि आपको पता है, एमसीक्यू बैच का ये 4th वीडियो है, जिसमें 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए गए, जिसमें हिंदी शिक्षण विधियाँ, संस्कृत शिक्षण विधियाँ और विज्ञान शिक्षण विधियों की बात की गई है। यह रीट लेवल 1st एंड 2nd दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन सीरीज के जो भी प्रश्न हैं वो डाले गए हैं। इसमें 2nd ग्रेड के पेपर के क्वेश्चंस है। अभी तो बाद में एमपी वगैरह के क्वेश्चन की भी हम बात करेंगे। अभी 2nd ग्रेड के जितने भी शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और डेली ये वीडियो आता है, कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन डेली वीडियो अपलोड होता है। तो आप बने रहिए, घर पर रहिए, स्वच्छ रहिए और तैयारी को मजबूत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर नहीं देखा है तो हिंदी शिक्षण विधियों का पहला वीडियो आया था, वो आप देख सकते हैं। साइंस का शिक्षण विधियों का आया था 2nd वीडियो, वो देख सकते हैं। इसके बाद विज्ञान शिक्षण विधियों का ये भी देख सकते हैं। और अब चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 131, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन या विकल्प गलत है। मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण करने में मदद करता है। ये इवोल्यूशन से प्रश्न है, मूल्यांकन से प्रश्न है कि जो मूल्यांकन है वो प्रभावी पाठ्यक्रम निर्माण में मदद करता है। क्या यह बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। जो मूल्यांकन है वो प्रभावी जो पाठ्यक्रम निर्माण है, हम जो सिलेबस का निर्माण करते हैं या जो करिकुलम का निर्माण करते हैं उसके लिए मदद करता है, सहायक है। उसमें मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो मूल्यांकन होता है वह उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, एक ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है। उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं मूल्यांकन करने का। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये भी एकदम सही बात है कि जो मूल्यांकन है वो बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर ही केंद्रित होती है। ये गलत बात है। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो सिर्फ विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होती। मूल्यांकन की प्रक्रिया उद्देश्यों पर केंद्रित भी होती है, बालक पर केंद्रित भी होती है। तो इसका मतलब मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल और केवल विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होती। तो इसका ये रॉन्ग हो गया। तो चौथा ऑप्शन सही है इसका। इस प्रश्न का जो गलत ऑप्शन निकालना था वो है 4th। नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज राइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। जो गणित की संप्रति विकास है उसके लिए निम्न में से कौन सा क्रम उपयुक्त है। मतलब जो गणित का जो संप्रति निर्माण है, संप्रति का विकास कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा क्रम उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण और प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, अमूर्तीकरण। तीसरा है प्रत्यक्षीकरण, अमूर्तीकरण और सामान्यीकरण। और चौथा है प्रत्यक्षीकरण, सामान्यीकरण और अमूर्तीकरण। तो इसमें से आपको निकालना है कि कौन सा क्रम उपयुक्त है। अगर कोई संप्रत्य बना रहे हैं गणित का, कोई कॉन्सेप्ट बना रहे हैं माइंड में, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप के क्रम से उपयुक्त होते हैं। तो अगर इसकी बात करें संप्रत्य विकास की, तो इसके लिए पहले प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? पहले परसेप्शन, किसी चीज़ का, किसी मूर्त वस्तु का हम प्रत्यक्षण करते हैं कि ये वस्तु ऐसी होगी वगैरह, उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। फिर अब्स्ट्रक्शन, अमूर्तीकरण किया जाता है। उस वस्तु का दिमाग में अमूर्तीकरण किया जाता है और उसके बाद सामान्यीकरण किया जाता है। इसका मतलब प्रत्यक्षीकरण, अमूर्तीकरण और सामान्यीकरण, परसेप्शन, अब्स्ट्रक्शन एंड जनरलाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जब आपकी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो रही है, मतलब आप कक्षा में अध्यापन करा रहे हैं, एक शिक्षक हो और आप कक्षा में अध्यापन करा रहे हो और आपकी अगर जो शिक्षण विधि है वो प्रभावी नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे। इस स्थिति में आप क्या करेंगे। विषय वस्तु पर शिक्षण अधिगम व्यू रचना में परिवर्तन कर पुनः पढ़ाएंगे। ये बात सही लग रही है कि जो भी विषय वस्तु पर जो शिक्षण अधिगम व्यू रचना अपनी, उस पर परिवर्तन करके आप पुनः पढ़ाओगे अपनी। अगर कोई भी शिक्षण विधि प्रभावी नहीं हो रही है या बालक को समझ नहीं आ रही है, तो वो आपकी जो व्यू रचना है उसमें मिस्टेक है। इसका मतलब उसमें परिवर्तन करके आपको पुनः पढ़ाना है। ये बात सही लग रही है। उस विषय वस्तु को धीरे धीरे पढ़ाएंगे जिसे हमें पढ़ाना है, तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, मतलब स्लोली पढ़ाएंगे। इससे कोई मीन नहीं निकल रहा है यहाँ पर। मतलब प्रभावी नहीं हो रही तो आप पुनः पढ़ा सकते हो उसे। उस विषय वस्तु को पूर्ण करने के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था कर दोबारा पढ़ाएंगे। मतलब पूर्ण करने के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। छात्रों को कहेंगे जो विषय वस्तु पढ़ा दी गई उसे मन से किया और अधिक समय के लिए आगे की कक्षा का इंतजार करें। तो ये सब तो कह ही नहीं सकते। इसका मतलब इसका सही आंसर, परफेक्ट आंसर की बात करें तो वो है 1 नंबर कि विषय वस्तु में जो शिक्षण अधिगम व्यू रचना है
जो अपनी शिक्षण अधिगम स्ट्रेटजी है उसमें परिवर्तन करेंगे और पुनः पढ़ाएंगे। तो ये है शिक्षण अधिगम अगर प्रभावी नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित में सोचने तर्क करने की क्षमता का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी अधिक सहायक है? मतलब कौन सी विधि ऐसी है जो सोचने का और तर्क करने की क्षमता का विकास करती है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, निगमन विधि और संश्लेषण विधि। तो आप दीजिए जवाब, कौन सी विधि होगी है? तो जो सोचने और तर्क करने की क्षमता का विकास करने के लिए समस्या समाधान विधि उपयुक्त है। अब आप कहेंगे सर इसकी जगह आगमन विधि भी कर सकते हैं। तो अगर समस्या समाधान विधि ऑप्शन में नहीं हो और आगमन विधि ऑप्शन में हो तो आप आगमन विधि भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे तीन ऑप्शन तीनों ऐसे हैं, निगमन है, व्याख्या है, इनमें तो संश्लेषण में भी नहीं होता। अगर विश्लेषण होती तो हम तार्किक क्षमता का विकास होती। तो यहाँ अगर समस्या समाधान आ जाए, आगमन विधि आ जाए या विश्लेषण विधि आ जाए तो तीनों में से ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्लेषण विधि से शिक्षण अधिगम प्रदान करना निम्न में से किसके अधिगम सिद्धांत के अनुरूप है? ये बताना आपको कि जो विश्लेषण विधि है एनालिटिकल मेथड है। कौन सा मेथड है? एनालिटिकल मेथड। इसमें अगर आप शिक्षण करवा रहे हैं, विश्लेषण विधि से शिक्षण और अधिगम प्रदान करें तो कौन सा अधिगम सिद्धांत इसके अनुरूप है? थोंडाई का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, गेने का सिद्धांत। तो इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूज हो सकता है थोड़ा सा कि सर विश्लेषण विधि तो पूर्ण से अंश की ओर चलती है, तो इसका मतलब तो यहाँ पर कौन कोहलर होना चाहिए। लेकिन इसका सही आंसर है जो आरबीसी ने माना है, वो माना है थोंडाई के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? थोंडाई के सिद्धांत पर। याद रखना, ये जो विश्लेषण विधि है उससे शिक्षण अधिगम प्रदान करना थोंडाई विधि पर आधारित है। क्यों है थोंडाई के आधार पर? क्योंकि जो विश्लेषण विधि से जो हल किया जाता है कोई प्रश्न, उसमें प्रयास व त्रुटि आदाय होते हैं। कोई भी जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का आंसर आए। मतलब विश्लेषण विधि से आप हल करें तो उसमें बार बार आप प्रयास करेंगे, त्रुटि करेंगे, उसके आधार पर शिक्षण होगा। खंडों में विभाजित करेंगे, अब जरूरी नहीं कि खंडों में विभाजित किया और उस खंड से आपको आंसर मिले, ये जरूरी नहीं है। तो याद रखना, इसमें प्रयास व त्रुटि निर्भर करती है। इस कारण विश्लेषण विधि में थोंडाई का सिद्धांत लागू होता है। वैसे अगर इसके शिक्षण सूत्र की बात करें तो वो पूर्ण से अंश की ओर चलता है, जो कि गेस्टलवाद की देन है। लेकिन याद रखना, तो विश्लेषण विधि में शिक्षण अधिगम प्रदान करना थोंडाई के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण के अंतर्गत क्रियात्मक पक्ष का सही क्रम है। आपको क्रियात्मक पक्ष का सही क्रम बताना है। क्रियात्मक पक्ष के जो वर्गीकरण किया था वो किया था सिम्पसन ने, जो कि 1969 में किया गया था। इसमें जो जो पढ़ते दिए गए थे, जो जिनका शैक्षणिक उद्देश्य में जो वर्गीकरण दिया गया था उनमें आपको क्रम बताना है। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। और ये रेट में भी ऐसे रेट में पूरा क्रम नहीं पूछते, लेकिन ये पूछते हैं इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। रेट के लेवल के अनुसार ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सा क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है, कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है, कौन सा भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो ये पूछा जाता है। तो इसमें आपको बताना है आगरण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, प्रत्यक्षीकरण, व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण। जो अनुमूल्यन है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, ये तो होगा ही नहीं पहला। तो दूसरा है उद्दीपन, स्टिमुलस, कार्य करना, इम्प्लीमेंटेशन, नियंत्रण, कंट्रोलिंग, एडजस्टिंग, नेचुरलाइजेशन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। ये जो है ये क्रियात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है जो सिम्पसन के द्वारा दिया गया। तीसरे की बात करें तो उद्देश्य, कार्य करना, समायोजन, मतलब यहाँ चेंज कर दिया गया समायोजन और नियंत्रण। इसमें बालक पहले किसी वस्तु के उद्दीपन के प्रति कार्य करेगा, उसके बाद अपने कार्य को जो कौशल अर्जन किया उसका उस पर नियंत्रण करना सीखेगा। धीरे धीरे उस कार्य पर नियंत्रण करना सीखेगा, अपनी कौशल पर नियंत्रण करना सीखेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, दो कार्यों में समायोजन करने लगेगा। मतलब अगर आप एक एग्जाम्पल से समझे तो आप अगर मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं तो आप पहले उस पर नियंत्रण करना सीखेंगे। बाद में आप क्या मोबाइल चलाते हुए भी मोटरसाइकिल चला सकते हैं। इसका मतलब आपने समायोजन कर ली दो वस्तुओं में, फिर वो स्वभाव में आ जाएगी और फिर आदत बन जाएगी। तो ये होता है इसका सही क्रम। तो याद रखना, दूसरा उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक परीक्षण को एक समूह पर 2 या 3 बार प्रशासित किया जाए और हर बार समूह के छात्रों में अंकों में निश्चितता रहे तो इसमें कौन सी विशेषता निहित है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदनशीलता, वैधता।
अगर आप एक परीक्षण को एक समूह पर 2 या 3 बार प्रसारित कर रहे हो, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो बच्चे हैं वो वही रह रहे हैं, जो पहले बच्चे थे वही समूह के छात्र है, लेकिन परीक्षण की स्थितियाँ चेंज हो रही है। मतलब परीक्षण बार बार लिया जा रहा है, 2 या 3 बार अलग अलग परिस्थितियों में प्रसारित किया जा रहा है। इसका मतलब उसमें विश्वसनीयता की विशेषता निहित है। मतलब बार बार परीक्षण अलग अलग स्थितियों में लिया जाए, अलग अलग परिस्थितियों में लिया जाए और नंबरों में, अंकों में निश्चितता रहे, तो वो होती है विश्वसनीयता। और अगर आपको मूल्यांकन से संबंधित इन सभी के बारे में डिटेल्ड वर्णन चाहिए तो एक वीडियो उपलब्ध है इवोल्यूशन, अभी 10 दिन पहले का वीडियो है। इवोल्यूशन के बारे में मैंने जो विशेषताएं हैं, और रेट में इससे 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है, वेदनशीलता क्या होती है। एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड में, अभिप्राय सापेक्षता क्या है। तो आप अगर इनके सब के उत्तर चाहिए आपको तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आगे बात करें तो वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है, मतलब वो गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। द्विगुण, गणनापट, ग्राफ्स, युगपथ समीकरण और समुच्चय सिद्धांत। जो युगपथ सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत ये गणित से संबंधित है, ग्राफ गणित से संबंधित है। लेकिन जो कंप्यूटर ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है, तो कंप्यूटर के लिए आधार होता है द्विगुण गणनापट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर। मतलब जो बाइनरी नंबर चलती है जिनमें 2 ही अंक होते हैं, 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, उस पर आधारित जो नंबर सिस्टम चलता है। आधार जो कंप्यूटर के लिए आधार का कार्य करता है वो द्विगुण गणनापट या बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर। अगर आपको हिंदी में कन्फ्यूज लग रहा है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको आराम से समझ आएगा बाइनरी सिस्टम, और आपने बहुत बार पढ़ा भी है बाइनरी सिस्टम के कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 139। वह जो गणित के सौंदर्य की प्रशंसा करता है, इनमें से वह ऑप्शन बताना है जो गणित के सौंदर्य की प्रशंसा करे। गणित का साहित्य पढ़ना, ये तो अभिरुचि है उसकी। महान गणितज्ञों के चित्र देखना, यह भी अभिरुचि है। गणित व भाषण सुनना, गणित की पहले तक उलझनपूर्ण समस्या को सुलझा कर, मतलब एक बालक है जो गणित की पहले उलझनपूर्ण समस्या को सुलझा रहा है। तो इसमें से कौन सा है जो गणित की सौंदर्य की प्रशंसा करता है, तो इसका सही आंसर है 4 नंबर। जो गणित की पहले एवं उलझनपूर्ण समस्या को सुलझा लेता है वो गणित की सौंदर्य की प्रशंसा करता है। और कभी भी गणित की सौंदर्य की बात आ जाए तो आपको गणित के पहलुओं से संबंधित आंसर चूज करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर कोई विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि औसत से कम है, मतलब गणित में उपलब्धि कम है, औसत से कम उपलब्धि है, तो अध्यापक को करना चाहिए गणित के अध्ययन में अपना समय खराब न करने की सलाह देंगे। यह तो गलत है कि मतलब अपना उसको बोल देंगे कि गणित में अपना समय खराब मत कर, तो ये तो बहुत गलत बात है। ये तो आपको करना ही नहीं, नेगेटिव बात तो करनी ही नहीं। ऑप्शन याद रखना, नेगेटिव आ जाए वो तो करनी नहीं है। विद्यार्थी को गणित संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने हेतु निदानात्मक परीक्षण देंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि निदानात्मक परीक्षण देंगे। अंतर्मन से विभिन्न उदाहरणों द्वारा समस्या हल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अपने मन से विभिन्न उदाहरणों द्वारा, अब उसको कह देंगे कि अपने जो मन में आ रहा है वही उदाहरण ले ले और समस्या हल कर दे, तो ये भी गलत बात होगी। कठिनाई के बारे में माता पिता को बुलाएंगे, अब तो माता पिता थोड़ी सुधारेंगे उसकी कठिनाइयाँ। अगर माता पिता ही सुधार सकते हैं तो घर पे पढ़ा देते उसे, विद्यालय बुलाने की आवश्यकता, विद्यालय भेजने की आवश्यकता क्यों थी। तो आप माता पिता को नहीं बुलाएंगे, उसके लिए निदानात्मक परीक्षण लेंगे और निदानात्मक परीक्षण में जो उसकी त्रुटियाँ हैं उनको सुधारने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का कक्षा में उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। मतलब जो ओवरहेड प्रोजेक्टर का कक्षा में उपयोग कर रहे हैं, शिक्षण विधियों संबंधी प्रश्न है ये। तो अध्यापक के काम के भार को कम करता है, ये बात नहीं है। अगर आप शिक्षण विधियों का प्रयोग करें तो अध्यापक के काम के भार को कम करता है या अधिक करता है, ऐसा ऑप्शन आपको नहीं करना है। दूसरा, अध्यापक के काम के बारे में वृद्धि करता है लेकिन विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। हाँ, विद्यार्थियों को रुचि उत्पन्न करता है, प्रेरित करता है, लेकिन काम में के भार में वृद्धि करता है, ऐसी चीज़ हम नहीं कर सकते। तीसरा, अध्यापक के लिए शिक्षण को रुचिकर बनाता है। देखो, शिक्षण को रुचिकर तो बनाता है, लेकिन इसने लिखा क्या है कि अध्यापक के लिए, मतलब अध्यापक के लिए शिक्षण रुचिकर बना के क्या करेगा, बालक को ही रुचिकर बनाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाता है। ये ऑप्शन सही है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाया जाता है इसके माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
यह कथन किस गणितज्ञ ने दिया है? रोजर बेकन का कथन है, लो का कथन, बर्ट्रैंड रसेल का कथन, बेंजामिन पेरी का कथन। तो यह कथन है बेंजामिन पेरी का कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। रोजर बेकन का कथन आप सबको पता होगा कि गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वार एवं कुंजी है। जॉन लो का कथन आपको पता होगा गणित तर्क करने की क्षमता का, मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता का विकास करती है। और नेक्स्ट प्रश्न है 143, ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त कथन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? मतलब इनमें से उपयुक्त तो 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे अधिक उपयुक्त छांटना है। सिर्फ विज्ञान के विषयों का गणित के साथ उच्च धनात्मक संबंध है। अगर प्रश्न में आपको देखो, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर प्रश्न में कभी भी सिर्फ या केवल आ रहा है तो आप एक बार प्रश्न को आराम से पढ़ो। ऑप्शन सब पढ़ने चाहिए आपको, क्योंकि सिर्फ ओनली केवल ये चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। तो इसमें सिर्फ आ रहा है तो ये सिर्फ विज्ञान के लिए तो नहीं है। गणित तो सर्व इतिहास में भी काम आता है, भूगोल में भी काम आता है, साइंस में भी काम आता है, इसके अलावा और सब्जेक्ट में भी काम आता है। तो केवल विज्ञान के विषयों में गणित के साथ उच्च धनात्मक संबंध है, ये तो बात गलत है। कुछ ही लोग इसका अध्ययन करते होंगे, ये भी गलत बात है। मतलब गणित का अध्ययन कुछ ही लोग कर पाते हैं, ये भी गलत है। सभी विषयों के साथ गणित का निकट का संबंध है, ये बात सही है। देखो, ऐसा कोई स्कूल विषय नहीं है जिसका गणित के साथ संबंध नहीं, यही कह रहा है ये कह रहा है कि ऐसा कोई सा स्कूल विषय नहीं है जो गणित के साथ संबंध नहीं है। इसका मतलब सभी विषयों के साथ निकट का संबंध है। गणित की उन्नति दूसरे विषयों से ठीक तरह से हो सकती है, नहीं, गणित की उन्नति दूसरे विषयों से ठीक तरह से नहीं हो सकती। मतलब दूसरे विषयों की जो उन्नति है वो गणित की तरह से, गणित के उपयोग से ठीक तरह से हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, गणित शिक्षण की ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की जांच तत्काल कर लेते हैं? यह प्रश्न आपको सबको आ रहा होगा कि जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि है, उसमें जो अभिकर्मित अनुदेशन विधि के आपको जो सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें एक आता है तत्काल पुष्टि का सिद्धांत या तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। इसमें मतलब तुरंत फीडबैक मिल जाता है, बालक को तुरंत फीडबैक मिल पा जाता है, इस वजह से अभिकर्मित अनुदेशन विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो तो बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, नागरिकता और प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक अंग किसे माना जाना चाहिए? मतलब जो नागरिकता है और जो प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा, ये जो एनसीएफ का उद्देश्य है, नागरिकता और प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा, उसका एक आवश्यक अंग किसे माना जाना चाहिए? मौखिक गणित को, लिखित गणित को, अभ्यास कार्य को, गृह कार्य को। तो जो नागरिकता और प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा है उसका एक आवश्यक अंग मौखिक गणित को माना जाना चाहिए। क्यों माना जाना चाहिए मौखिक गणित को? क्योंकि जो हर नागरिक और हर जीवन में उपयोग आने के लिए शिक्षा मौखिक गणित आवश्यक है। अगर आप सब्जी लेना गए मान लो और उसमें आपको मौखिक गणित नहीं आ रहा, पैसे जोड़ने नहीं आ रहे, तो आप वहाँ पे लिखित कार्य थोड़ी करेंगे, एक डायरी लेके थोड़ी जाएंगे कि उसमें आपको लिखेंगे आप 10 रुपये सब्जी के, 10-20 रुपये इसके, 30 रुपये दूध के, ये सब थोड़ी करेंगे। मतलब लिखित गणित को आप प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का आवश्यक अंग नहीं मान सकते, अभ्यास कार्य को नहीं मान सकते, गृह कार्य को नहीं मान सकते। मौखिक गणित को आप एक प्रभावपूर्ण जीवन की शिक्षा का एक आवश्यक अंग मान सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया? ये प्रश्न मेरे को जहाँ तक लगता है कि लगभग बच्चे गलत उत्तर देंगे इसका, और बुक्स में भी गलत आंसर मिलेगा आपको। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आप अगर सर्च मार सकते हैं, जो सेकेंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम हुई थी, कंपल्सरी एग्ज़ाम 2013, उसमें यह प्रश्न आया था और इस प्रश्न पर विवाद चला था। और विवाद यह चला था कि जो पहले इसका आंसर माना गया था डेजी मोरवेल जोन, और बाद में जो संशोधित आंसर की आई थी, ये इस पर विवाद चला था कि इस प्रश्न में डेजी मोरवेल हो या मॉरिसन हो। तो इस पर विवाद चल के बाद में जो संशोधित आंसर की आई उसमें माना गया था एच.सी. मॉरिसन। तो इसका सही आंसर आपको मानना है। अगर परीक्षा में ऐसा आ जाए कि जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसका सुझाव किसने दिया, तो आपको मानना है एच.सी. मॉरिसन। सुझाव देने वाले ये थे। बाकी इसके प्रतिपादक की बात की जाए तो प्रतिपादक जॉन डेजी मोरवेल, आप बुक्स में यही पढ़ते हैं, तो ये इसके प्रतिपादक है। तो याद रखना, अगर सुझाव की बात आ जाए तो एच.सी. मॉरिसन, और पर्यवेक्षित अध्ययन का
प्रतिपादक किसने किया? तो जॉन डेजी मोरवेल। तो इसीलिए आरबीएस ने पहले मोरवेल को मान लिया गया था, डेजी मोरवेल को, लेकिन बाद में इस प्रश्न पे बहस हुआ और इसका ऑप्शन तीसरा माना गया, एससी मॉरिसन। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। ये काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूज रहता है कि मोरवेल होगा या मॉरिसन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित में मंद अधिगमकर्ता विद्यार्थी को मदद करने का प्रभावी तरीका है? लगातार जांच या टेस्ट लिया जाए। अब लगातार टेस्ट लोगे तो वो मंद है तो मंद ही रहेगा, उसमें सुधार नहीं होगा। आप बार बार टेस्ट लोगे तो आपको अगर आ रहा ही नहीं है कोई टॉपिक तो उसका टेस्ट लेने से क्या फ़ायदा। ऐसे लड़कों के लिए विशेष कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। हाँ, ये बात सत्य लग रही कि जो मंद अधिगम करता है उसके लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जाए, लेकिन उसने पूछा जो प्रभावी तरीका है उसके बारे में आपको बताना है। मतलब दो सही हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रभावी तरीका बताना है। उन सभी को अलग से कक्षा में रखा जाए, यह भी तो ठीक लगा कि भाई जो मंद बुद्धि वाले हैं उनको अलग कक्षा में रखें, लेकिन जो समावेशी शिक्षा के उदाहरण है उसके आधार पर ये तीसरा ऑप्शन हो गया गलत। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, सुनियोजित निश्चित अर्थपूर्ण गणितीय कार्यों में लगाया जाए जिससे उन्हें सफलता हासिल हो सके। मतलब जो मंद अधिगम करता है, और एक जो रीट में एक 2015 में एक प्रश्न भी आया था कि जो मंद साइकोलॉजी में प्रश्न आया था कि जो मंद अधिगम करता है या मंद बुद्धि बालक है उनको हद से की शिक्षा दी जानी चाहिए। और यहाँ भी यही कहा गया है कि जो सुनियोजित जो निश्चित अर्थपूर्ण गणितीय कार्य है उनमें लगाया जाए जो ताकि इस सफलता हासिल कर सके। तो इसका सही आंसर अगर प्रभावी तरीके की बात की जाए तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, औद्योगिक मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से, क्लिनिकल मनोविज्ञान से। तो जो पाठ योजना का आविर्भाव हुआ है वो हुआ है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से। कोहलर की, मैक्स वर्दीमर की, कोपका की जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है उससे हुआ है। और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की अगर प्रवृत्ति की बात की जाए तो मैक्स वर्दीमर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विद्यार्थी कहलाएगा कि वह घन और घनाभ का अवबोध रखता है? जो ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो वर्गीकरण किया था उसमें ज्ञान, अवबोध और ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इनमें से आपको बताना है कि जो अवबोध का है वो कौन सा है, जो अक्सर से अक्सर प्रत्यय की परिभाषा दे सके। मतलब अगर अक्सर से अक्सर प्रत्यय की परिभाषा दे रहा है इसका मतलब उसको ज्ञान हो चुका है। जो दोनों की समानता और असमानता के बिंदुओं को बता सके। हाँ, जो दोनों में अंतर कर पा रहा है, समानता बता रहा है, असमानता बता रहा है, उसको मान सकते हैं हम कि उसको अवबोध हो गया। जो परिभाषा था प्रत्येक का चित्र खींच सके, तो अगर परिभाषा दे रहा है इसका मतलब तो ज्ञान है, और चित्र खींच सकता है इसका मतलब कौशल अर्जन के लिए है। घन घनाभ के लिए चित्र देकर तुरंत प्रत्यास्मरण करना, और जो प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान आता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो अवबोध समझ किसे होगी? जो दोनों में अंतर कर सके, दोनों में वर्गीकरण कर सके, समानता असमानता बता सके। तो ये सही आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज का, गणित की प्रयोगशाला में प्रोपोर्शनल डिवाइडर, मतलब जो प्रोपोर्शनल डिवाइडर है उसका क्या उपयोग है? रेखाखंड की लंबाई मापने में, गणितीय आकृतियों को छोटा या बड़ा करने में, कोणों की मापने में, कोणीय दूरी ज्ञात करने में। तो जो प्रोपोर्शनल डिवाइडर है उसका उपयोग किया जाता है गणितीय आकृतियों को छोटा या बड़ा करने के लिए। अब क्या होता है प्रोपोर्शनल डिवाइडर? तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जो ड्राइंग बुक्स आती थी उसमें ऐसा सा कुछ आता था, प्रकार का जैसा सा एक तो प्रकार आता था और एक अन्य साधन आता था जिसके आप ऐसा सा आता है दोनों साइड, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल डिवाइडर। तो ये गणितीय आकृतियों को छोटा या बड़ा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका आंसर हो गया 2 नंबर। ये हो गया आज के 20%। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं, और आपको वीडियो एक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बाकी विद्यार्थियों को भी जोड़ें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो अपलोड करते रहें। धन्यवाद।